गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ेंगे। समूह की विशेषताएं बताइए और समूह में जो अंतःक्रियात्मक विशेषताएं होती है वो बताइए। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है जो अपने से जो मिलते जुलते लोग हैं, चाहे वो एज में है, चाहे वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, चाहे वो कैसे भी हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका एक ग्रुप बनता है। उसमें मेंबर्स होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, दिस इज नॉट डिसाइडेड, बट ग्रुप होता है वो होता है जैसे एक आदमी है, सोसाइटी में रहता है, ठीक है। तो सोसाइटी में जैसे उसका एक परिवार हो गया, तो परिवार को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। कोई भी गांव हो गया वो भी एक ग्रुप है, कोई कंट्री हो गई, स्टेट हो गया, तो ये सारे क्या है? ये ग्रुप है। ग्रुप होता है वो दो टाइप का होता है। एक में जिसमें मेंबर है वो डिसाइडेड है, उनको अपने ग्रुप से आउट नहीं कर सकते। अब जैसे परिवार हो गया, कंट्री हो गई, स्टेट हो गया, तो ये क्या होता है? ये फिक्स होता है, इसके मेंबर क्या है? फिक्स हैं। और दूसरा ग्रुप वो होता है जो हम बनाते हैं, जिसकी सदस्यता हम कभी भी छोड़ सकते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी हो गई, कोई क्लास हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें मेंबर कभी भी सदस्यता ले सकता है और कभी भी सदस्यता छोड़ भी सकता है। तो ये होता है ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप होता है, उसके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य के लिए ग्रुप बनता है, ठीक है। अब जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, तो उनके एम्स भी अलग अलग होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं समूह की क्या क्या विशेषताएं होती है। व्यक्ति समाज में उत्पन्न होता है और समाज में उसका विकास होता है। समाज की क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य वह स्वयं को समायोजित करता है और समाज अधिक स्थायी है। तो सोसाइटी क्या है? बिल्कुल स्थायी है और उसमें अनेक समूह होते हैं। इसमें गुण की अपेक्षा आकार का अंतर होता है। अब जैसे किसी ग्रुप में थोड़े सदस्य होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, तो उसका आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। और मानव का जन्म जो है वो समाज के किसी न किसी समूह में होता है। जैसे किसी न किसी परिवार में हुआ है, किसी गांव में हुआ है, तो वो क्या है? वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है। उसमें अनेक समूह होते हैं, इनमें गुण की अपेक्षा आकार का अंतर होता है और मानव का जन्म समाज के किसी न किसी समूह में होता है। और समूह के नियम है वो रीति रिवाज, मान्यताएं तथा परंपराएं व्यक्ति एवं उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। किसी भी समाज में जिसमें वो पैदा हुए हैं, तो अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग रीति रिवाज होती हैं, अलग अलग परंपराएं होती हैं, तो वो उस पर इफेक्ट डालती हैं। शिशु अपने व्यवहार का विकास सामूहिक परिस्थिति में करता है और अधिगम की क्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक को समूह मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि जब स्कूल में एंटर होते हैं तभी से ग्रुप बनता है, चाहे वो टीचर्स का ग्रुप है, चाहे वो स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग उनके क्या बनते हैं? ग्रुप बनते हैं। तो ये बच्चों को एक ग्रुप में कैसे रखना है और उनसे एक ग्रुप में काम कैसे करवाना है, वो एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप की जो विशेषताएं होती है वो कौन सी होती हैं। समूह समाज का एक अंग है और समूह की विशेषताएं अनेक विद्वानों ने अपने ढंग से अपने अपने अकॉर्डिंग दी है। और यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस है पीटर्सबर्ग की। एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक समूह है जो मान्यता प्राप्त संरचना के अधीन क्रिया और प्रतिक्रिया करता है। अब कोई भी ग्रुप बन गया वो क्या होता है? मान्यता प्राप्त होता है। अब जैसे क्लास के अकॉर्डिंग है, 5th क्लास का अलग ग्रुप है, 6th क्लास का अलग ग्रुप है, तो हम भी उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं जैसे वो डिवाइड होना चाहता है। तो ये क्या होता है? वो अपने उसमें क्या होती है? मान्यता होती है। उसके बाद है लिबोन के अनुसार, जब मानव समूह में आता है तो वह समूह मन का अनुभव करता है और उसके अनुभव, चिंतन, कार्य और उसके नितांत व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की स्थिति से भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग ग्रुप का जो एम होता है वो अलग अलग होता है और वो डिस्कस करके अपने अकॉर्डिंग है वो उस ग्रुप में काम करते हैं। उसके बाद कैटल ने क्या कहा था? समूह मनुष्यों का एक संगठन है जिसमें आपसी संबंधों के माध्यम से वो अपनी कतिपय आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। मतलब ग्रुप में अगर किसी भी मेंबर को किसी चीज की जरूरत है, वो दूसरा मेंबर है वो उसकी हेल्प करता है, तो वो पूरा ग्रुप क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है। इस पर भी व्यक्तियों का यह दल जो अपनी आवश्यकताओं को चेतन रूप में व्यक्त करता है एवं यांत्रिक रूप से अस्तित्व बनाए रखता है, वो समूह कहलाता है। तो वो क्या होता है? पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो अपना जो अस्तित्व है वो बनाए रखता है।
इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समूह में 3 बातों का होना जरूरी है। सबसे पहले उस ग्रुप का उद्देश्य क्या है। अगर पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है तो उनका उद्देश्य क्या है, पढ़ाई से रिलेटेड है, डिस्कस करना, अपनी जरूरतों को पूरा करना। और जो बुजुर्ग है उनके ग्रुप का उद्देश्य अलग है, वो बैठ के बातचीत करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, तो उनका उद्देश्य अलग होता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो ग्रुप की सदस्यता। और तीसरा क्या होता है, संगठन, वो कितना है, वो मिलके रहते हैं, कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कितना एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ग्रुप के लिए ये तीनों चीजें होना जरूरी है, सामान्य उद्देश्य, सदस्यता और संगठन। समूह किसी भी प्रकार का हो, उपयुक्त तीनों बातें अनिवार्यता पाई जाएंगे। मतलब कोई भी ग्रुप हो उसमें ये तीनों उद्देश्य जरूरी होंगे। और शिक्षा को प्राचीन काल से ही सामाजिक नियंत्रण का माध्यम माना जाता रहा है। आज भी शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के माध्यम के रूप में कार्य कर रही है। समूह शिक्षा से दिशा बोध प्राप्त करते हैं, अतः समूह की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो ग्रुप है उसकी जो सामान्य जानकारी है वो हमें होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं समूह की संरचना, उसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि समूह का निर्माण किस प्रकार होता है, और वास्तविकता यह है कि समूह का निर्माण मानव की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। मतलब कोई भी ग्रुप बनता है वो अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बनता है। ये आवश्यकताएं प्राथमिक तथा द्वितीयक रूप में विद्यमान है। तो जरूरतें 2 टाइप की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। इन्हीं के आधार पर समूह 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक समूह के अंतर्गत अनिवार्य सदस्यता वाले समूह आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो ग्रुप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहला प्राथमिक होता है, दूसरा द्वितीयक होता है। जो प्राथमिक ग्रुप होता है उसमें सदस्य आते हैं वो उसकी सदस्यता को नहीं छोड़ते हैं। जैसे परिवार हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गई, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सदस्य क्या है, फिक्स है। ठीक है, और द्वितीयक में ऐसे आते हैं जो उसकी सदस्यता कभी भी ग्रहण कर सकते हैं और कभी भी लेफ्ट हो सकते हैं। अब जैसे बच्चे कोई भी ग्रुप बनाते हैं तो उससे कभी भी वो लेफ्ट हो सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां हैं, एक पार्टी को छोड़ा दूसरी पार्टी को लिया, तो वो क्या होते हैं, वो द्वितीयक होते हैं। ठीक है, उसके बाद है द्वितीयक समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, वो अपनी इच्छा से ग्रुप में आते हैं और अपनी इच्छा से ग्रुप को छोड़ते हैं। सदस्य जब चाहे सदस्यता त्याग सकता है। क्लब है, विद्यालय है, धार्मिक संस्थाएं हैं, मनोरंजन है, राजनीतिक संघ है, ये क्या होते हैं, ये द्वितीय ग्रुप होते हैं। तो इसमें सदस्यता है वो कभी भी ग्रहण कर सकते हैं और कभी भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है समूह की विशेषताएं क्या होती है। प्रत्येक समूह की कुछ विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं समूह की सफलता तथा प्रभाव की द्योतक होती हैं। तो कौन कौन सी ग्रुप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले है समान उद्देश्य। कोई भी ग्रुप होता है उसकी पूरे ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है, समान होता है। अब जैसे कोई भी साइंस के स्टूडेंट्स है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या वो किसी प्रैक्टिकल पे काम कर रहे हैं, तो सबका उद्देश्य क्या होगा, सबका उद्देश्य होगा सेम। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप बनता है उसके उद्देश्य होते हैं वो सबके सिमिलर होते हैं। उसके बाद दूसरा है सदस्यता, उसकी मेंबरशिप होती है। वो समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति संघ में एकत्रित होते हैं वे सभी उस समूह के सदस्यता का निर्माण करते हैं। तो कोई भी ग्रुप बनता है वो आपस में वो डिस्कस करके बनाते हैं, तो सभी उस ग्रुप में शामिल होते हैं। तो सदस्यता होती है वो उस ग्रुप की विशेषता होती है दूसरी। उसके बाद है एकता की भावना। समूह के सदस्यों में आपस में एकता की भावना पाई जाती है और होने भी चाहिए। एकता की भावना के आधार पर समान स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक साथ कार्य करना है तथा परिणाम के साथ सामान्यीकरण करना है। तो सारों में क्या होनी चाहिए, जो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें एकता की भावना होनी चाहिए, सभी एक साथ मिलकर चलने चाहिए। उसके बाद है विचारों का आदान प्रदान। कोई भी ग्रुप होता है उसमें जो आइडियाज होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, तो वो होते हैं जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर वो डिस्कस कर रहे हैं तो अलग अलग आइडियाज होते हैं, तो वो सभी अपने अपने आइडियाज एक्सप्रेशन करते हैं और जो ग्रुप का जो लीडर होता है कौन सा आइडिया है वो सेलेक्ट करता है, वो उस पर डिपेंड है। तो सभी आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अच्छे समूहों के सदस्य में आपस में विचार विनिमय करके किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो उनको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो सभी क्या करेंगे,
आपस में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। उसके बाद है सहयोग। हेल्प है वो एक ग्रुप में होनी जरूरी है। किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो समूह का जो प्रत्येक कार्य सदस्यों के सहयोग के अभाव में अपूर्ण होता है। मतलब जब तक सभी मिलकर काम नहीं करते हैं, जब तक उनका कार्य है वो अपूर्ण होता है। अतः सदस्यों के समूह के सदस्यों में सहयोग विकसित होता है, एक दूसरे की हेल्प वो करते हैं। उसके बाद है उनका मानक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। समूह की जो स्थापना के पश्चात सदस्यगण जाने अनजाने में ऐसे नियमों तथा क्रियाओं का निर्धारण करते हैं जिनको सदस्यों के द्वारा पालन करना आवश्यक हो जाता है, और ये मानक नियमों में निर्धारण अथवा परंपराओं के कारण निर्धारित होते हैं। तो ग्रुप होता है, उसमें कोई भी डिसीजन होता है, उसमें सभी को समान रहना जरूरी है। अगर उसके लीडर ने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसके ऊपर सभी को चलना जरूरी है। इसलिए सभी ग्रुप में क्या होने चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं समूह प्रक्रिया विश्लेषण। ग्रुप का जो प्रोसेस होती है उस पे हम एनालिसिस करते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले है सार्थकता। समूह की प्रक्रिया का विश्लेषण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि जिन कक्षाओं अथवा विद्यालयों में व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा हो वे सार्थक हो। मतलब उनका जो व्यवहार है, उनका जो अध्ययन किया जा रहा है, तो वो क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। एक प्रश्नावली विधि होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी उनकी जो पर्सनालिटी है उसका अध्ययन किया जाता है। उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है, और उसमें जो सदस्य है वो कितना सार्थक है, उसकी सोच कैसी है, ठीक है। तो वो सभी जो थॉट प्रोसेस है उसका अध्ययन है वो प्रश्नावली विधि में किया जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सार्थकता कह सकते हैं। उसके बाद है द्वि इकाई। विश्लेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति अवश्य हों और जो आपस में विचार विमर्श कर सके। यह विचार विमर्श है वो विश्लेषण का आवश्यक अंग है। किसी भी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, कोई ग्रुप है, तो उसमें कम से कम 2 मेंबर तो होने चाहिए। उसके बाद है कालक्रम। समय अनुसार समूह की प्रक्रिया में परिवर्तन की प्रकृति कैसी रहती है इसका भी ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। तो ग्रुप है वो कब तक साथ में चल सकता है, कितने मेंबर्स है वो कितने टाइम के बाद उसकी सदस्यता को छोड़ेंगे, तो उनका कालक्रम है वो डिसाइडेड होता है। उसके बाद है दिशा बोध। समूह की प्रक्रिया लक्ष्य की ओर किस प्रकार तथा किस गति से अग्रसर होती रहती है इसकी भी जानकारी होती रहनी चाहिए। तो दिशा बोध है वो कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अपने लक्ष्य की ओर कितना चल पाते हैं वो डिपेंड करता है एक ग्रुप पे, और एक ग्रुप को है उसकी जो लीडरशिप कर रहा है उस पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद है कक्षा सामूहिक प्रक्रिया। अब जो पूरी क्लास है उसका जो ग्रुप प्रोसेस है वो हम देखते हैं कैसा होना चाहिए। कक्षा एक छोटा सा समूह है। इसी समूह में सदस्य जो संख्या है वो 30 से 50 के लगभग होती है। किसी भी क्लास है उसका ग्रुप है वो कम से कम इतना हो सकता है, और विशेष परिस्थितियों में यह संख्या 150 तक भी देखी गई है। तो इतने भी सदस्य उसमें कक्षा के ग्रुप में हो सकते हैं। कक्षा समूह में स्थिरता होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो मेंबर जो डिसाइडेड है वो मेंबर उसमें हमेशा के लिए रहते हैं, तथा उसकी अपनी विशिष्ट रचना होती है। कक्षा की रचना पर विद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों तथा परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। मतलब स्कूल ने जो रूल है वो रेगुलेशंस है जो उसने बनाए हैं उनका इफेक्ट है वो पूरे ग्रुप पे पड़ता है। कक्षा नायक तो कक्षा का अधिकारी होता है। जो मॉनिटर होता है क्लास का वो उस ग्रुप की क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। और कक्षा में सामान्य आयु समूह के बालक होते हैं। मतलब किसी भी क्लास का ग्रुप ले लिया तो उसकी जो एज होती है वो सबकी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है। और इस समूह में क्रिया संचालन एक क्रिया के तुरंत पश्चात होने लगता है, और ये क्रियाएं आपस में संबंधित होती है। मतलब पूरी क्लास के ग्रुप के जो बच्चे कोई काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो इसमें है वो क्षैतिज तथा लंब रूप में संबंध होते हैं। तो छोटे ग्रुप में यदि सदस्य किसी भी प्रकार का उत्तर देता है या अनुक्रिया व्यक्त करता है तो उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रुप छोटा है, उसके मेंबर्स कम हैं, तो उसमें कोई भी थॉट प्रोसेस चल रही है तो उसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वह स्थानापन्न क्रिया द्वारा उस उत्तर की पूर्ति कर लेता है क्योंकि उसमें मेंबर्स क्या है, कम है।
और छोटे समूह में क्रिया का उद्देश्य निश्चित है और आपसी वाद विवाद तथा परस्पर विचार विमर्श के द्वारा लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की संभावना रहती है। अब कोई भी बड़ा ग्रुप है तो उसमें किसी भी बात को लेकर डिस्कशन करते हैं तो उनके थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेंबर्स